हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सबका बच्चों आज के इस लेक्चर में। और लेक्चर होने वाला ऑसम आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था यार, एटम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक एटम, राइट। उसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आपके पास जा चुका है, आपने एंजॉय किया होगा, उसकी रिवीजन बेहतरीन तरीके से की होगी। और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे, फॉर्मूले सीखे, उन पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे बच्चों। उस वाले टॉपिक में ना काफी क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं मानूं मॉडर्न फिजिक्स के अगर अपने PYQ ही कर लेते हो ना हर टॉपिक के, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, पूरी डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर लो। आपको ये तक पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में फिजिक्स में इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले और क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो ये उसी एटम का सेकंड लेक्चर होने वाला है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, देखो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट वीडियो। जो बच्चे नए हैं वो जाके देख सकते हैं, आपका सारा का सारा रिवीजन बच्चों हो जाएगा। आज का पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको पता है हम रिवाइज कर रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं और उनके थ्रू न्यूमेरिकल बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। डन डनाडन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, आपके सारे के सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवाइज होंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप जल्द से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है। उसने बोला इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन N1 टू N2। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो N1 ऑर्बिट से N2 तक जा रहा है और एक ट्रांजिशन बना रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन वाला एक केस है। ओके, N1 एंड N2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द टू स्टेट्स एंड एज्यूमिंग बोहर मॉडल टू बी वैलिड। ऑब्वियसली वो तो हमें वैलिड करके चलना पड़ेगा, तभी हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 times that in the final state। देखो भाई, N1 से N2 जा रहा है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहे हो, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी टाइम पीरियड। मतलब अगर इस स्टेट में सपोज करो, ऐसे मान लो आप, ये N1 स्टेट है या N2 स्टेट है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा उसका, ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड बच्चों 8 टाइम है इस वाली फाइनल, जिसमें वो जा रहा है उसको हम फाइनल मानेंगे, जहां से आ रहा है उसको इनिशियल मानेंगे। यही तो करते थे यार। अब आपको बताइए, गिवन है क्वेश्चन में, चलो भाई तो बताओ इन स्टेट का नंबर क्या है। N1 की भी वैल्यू बतानी है और N2 की भी वैल्यू बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन। अब बस आपको ये पता होना चाहिए, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड उसका होता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का, वो किस तरीके से वैरी कर रहा होता है ऑर्बिटल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसने क्लियरली ये बोला है कि भाई हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर आपको टी का एन डिपेंडेंट फॉर्मूला ना पता हो तो आप क्या करेंगे। आपको पता है टाइम पीरियड हमेशा निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और आप सबको पता है जो उसकी डिस्टेंस है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम लिखते हैं 2πr। ये रेडियस है, ये उसकी वेलोसिटी है। और हम सबको पता है जो रेडियस होती है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के बाई जेड, और जो वेलोसिटी होती है उस nth ऑर्बिट में वो जेड बाई एन होती है। ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, देखो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ओवर वी। और आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, आर एन के स्क्वायर के, और दिख रहा है आपको, और डिवाइड में जेड। और v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड बाई एन, तो आप लिखेंगे जेड बाई एन। तो ये n ऊपर जाएगा, जेड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूला बन गया। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपका पूरा समय बच जाएगा भाई। ठीक है। और आपके क्वेश्चन फास्ट तरीके से हो जाएंगे। चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो आपने 1 ही ले लेना है बच्चों। अलग अलग ऑर्बिट है तो टाइम जो होता है उस nth ऑर्बिट में वो n की पावर 3 पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल गाइज। अब देखो T1 ओवर T2, N1 ओवर N2 का होल क्यूब। T1 8 टाइम्स है T2 से, तो 8 टाइम्स है T2 से। ठीक है। तो ये बनेगा N1 ओवर N2 का होल क्यूब। ये कैंसिल, ओ माय गॉड, यस। अब बच्चों उसको आप लिख सकते हो N1 ओवर N2 का होल क्यूब इक्वल टू 8 आएगा ना भाई, और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। यस। तो यहां से 3 हट जाएगा, तो N1 ओवर N2 आपका आ जाएगा 2:1। ये ऑप्शन देख लो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये इसका मतलब है 2/1। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे तो कितना आएगा, 4/2 आना चाहिए। तो रेशियो 4:2। इसी तरीके से ये भी नहीं मिला, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला और उसको करने का तरीका। ऑप्शन आपको बच्चों मिल जाएगा, क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। तो यार N1 की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2 और N2 की वैल्यू होनी चाहिए 1। इतना तो समझ जाओगे ना। देखो N1 बाई N2 है, तो ऑप्शन में ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, N1 की वैल्यू 4 है, N2 की वैल्यू 2 है। यस, ये 4 ये 2, क्योंकि ये N1 बाई N2 है।
तो ये वाली ऑर्बिट का नाम पता चल गया कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे गया उसका भी नाम पता चल गया आपको, राइट। यानी 4 to 2 जा रहा है, समझ गए बच्चों। 4 to 2 हायर स्टेट क्या है 4, फिर लोअर स्टेट कहाँ पे आ रहा है 2 में आ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, सारे क्वेश्चंस के थ्रू मस्त तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या। उसने बोला इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले वो थर्ड, अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट से जंप करके आ रहा है सेकंड में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा करेगा तो लेट्स सी थर्ड और ये सेकंड, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं N1, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, और इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये होती है N2 पे, और 3 पे क्या होती है इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, यानी N3 पे। फिर 4 पे क्या होती है इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, पहले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, ये ग्राउंड स्टेट होती है N1 पे, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट जिसमें लीस्ट एनर्जी होती है, अंडरस्टूड। और इसकी इससे जस्ट ऊपर वाली पहली एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। बस N का नंबर आपने बच्चों याद रखना है। ये बोल रहा है कि वो थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, तो देखो भाई थर्ड से सेकंड पे आएगा अगर, तो कहां से आ रहा है 4 से 3 पे, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट तब होगी जब N की वैल्यू 4 होगी, और जहां से आता है उस स्टेट को हम N1 कह देते हैं, और जहां पे आता है उसको कह देते हैं N2। क्या यही थी कहानी हमारी? नहीं, देखो जहां से आता है बच्चों इसको कहते हैं हम N2, और जहां पे आ रहा है उसको कहते हैं हम N1, यानी N1 उसको मानते हैं जो लोअर स्टेट होती है, तो लोअर स्टेट 3 है, 4 तो उसके ऊपर है, ये हायर स्टेट है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस केस में जो वो वेवलेंथ रिलीज करेगा दैट इज λ1 लिख लेंगे, उसको RZ² लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है बॉस। तो 1/λ1 इक्वल टू RZ² बनेगा बच्चों। और N1 कितना है आपके पास, N1 इज व्हाट, कहां पे आया, लोअर स्टेट का है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर गए, सॉल्व करो उसको, 1/λ1 RZ², देखो 16 9, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 16 माइनस 9, और यहाँ पे 9 इंटू 16 सॉल्व कर लेंगे, 1/λ1 बच्चों आ जाएगा RZ², एंड 16 माइनस 9 7/9 इंटू 16, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। कूल है, सुपर कूल है सर, इतना ध्यान से समझ के आपको करना ही पड़ेगा बॉस। फिर पता है क्या बोल रहा है, देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो आ जाता है, तो उसकी वेवलेंथ और इन दोनों वेवलेंथ का रेशियो निकालो। तो भाई सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, यानी 3 से 2 आएगा, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी वेवलेंथ हमने यहाँ से निकाल ली है, तो अब इसके लिए निकाल लेंगे 1/λ2 मान लो बच्चों, RZ। देखो भाई Z तो 1 ही हो जाएगा, फिर भी मैं कैंसिल करने के लिए एज इट इज लिख रहा हूँ। तो N1 क्या होगा, अब वो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो फर्स्ट के लिए 2, और सेकंड जिससे आ रहा है 3, हायर स्टेट, ठीक है। तो 1/λ2 बच्चों आ जाएगा RZ² ओवर 1/4 माइनस 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 4 इंटू 9, कोल कोल कोल, और ये बच्चों आ जाएगा 1/λ2। अब हमने क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। देखो भाई इसको रिवर्स कर दो, λ1 निकालो, तो ये जो 9 इंटू 16 के ऊपर जाएगा 7, और RZ² डाउन आ जाएगा, तो 9 इंटू 16/7 RZ²। वैसे आप यहाँ से λ2 निकालने के लिए 4 इंटू 9 ऊपर जाएगा और 5 RZ² जाएगा, फिनिश। R1/R2 कर देंगे आप, तो आप लिखेंगे R1 ओवर R2। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ही की तरीके से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ रहा था बच्चों 16 इंटू 9 बाय दिस इज 7 RZ², और 4 डिवाइड में 4 इंटू 9 बाय दिस इज 5 RZ²। ये RZ पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है, और ये 5 बिल्कुल ऊपर जाएगा, तो 16 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इससे कैंसिल कर दो, 4 आ गया भाई, 20/7 आएगा, दिस इज योर रेशियो, दिस इज योर रेशियो, राइट। लैम्डा और λ2 आएगा आपका 20/7, दिस इज द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अगर कभी भी ट्रांजिशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, इसको आप याद रखेंगे। N1 लेते हैं बच्चों लोअर जो स्टेट होगा, जो लोअर नंबर होता है ऑर्बिट का, और N2 लेते हैं हायर, ट्रांजिशन जब वो करता है, अंडरस्टूड।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। काफी क्वेश्चन हमारे पास, सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस जर्नी में, और मस्त तरीके से देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, कंप्लीट रिवीजन होगा आपका नीट फिजिक्स का। ओके बच्चों, उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ओके हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, पासेस फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। 5th से आ रहा है भाई, यानी 5th से आ रहा है और ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो ये N1 हो जाएगा जो लोअर स्टेट होती है, हायर स्टेट हम N2 मान लेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दैट द एटम रिक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी। भाई वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी। ऑब्वियसली फोटोन इमिशन होगा क्योंकि एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी फोटोन की होती है hc/λ लिखते हैं आप, ठीक है, यही होता है ना भाई। और हमें तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, ये आप बात समझो। देखो भाई फोटोन क्या होता है, फोटोन की जो लैम्डा होती है h क्या होती है, mv होती है, ऐसे निकालेंगे। तो हमें पहले यहाँ लैम्डा निकालना पड़ेगा, तभी h/mv, यहाँ से v निकाल सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लैम्डा, और लैम्डा स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 1/λ बच्चों होता था rz, z तो ले लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, और भाई 1 हो जाएगा, 1 पे आ रहा है और लास्ट 5 से आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1/λ r, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 25 - 1 दैट इज 24/25। कूल, तो लैम्डा आप देख सकते हो यहाँ 24, जब इसको रिवर्स करोगे तो 24 r डाउन जाएगा, बस उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों। तो देखो 25/24 r इधर आ जाएगा h, m और v। आप सबको पता है वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है h/mv, और उसकी स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो v इधर लेके जाओ, बाकी सब इधर, तो v आ जाएगा बच्चों 24 r/h/25 mv। दिस इज योर स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, यू कैन से दिस इज द गुड क्वेश्चन, राइट, क्योंकि उसने इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा हेरा फेरी करने की कोशिश किया कि वेलोसिटी वगैरह पूछी है, जो फोटोन निकल रहा है, एंड दैट इज द वेलोसिटी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन, यस। तो देखना थोड़े थोड़े ट्विस्ट में करता रहेगा, आपको अवेयर रहना, बस मेरा इतना सा कहना है कि आप अवेयर रहें, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड गाइज, और एंजॉय कर रहे होंगे मस्त तरीके से। बस नोट्स बनाना, जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट कुछ भी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये मान के चलो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, उसने बोला ट्रांजिशन फ्रॉम N3 to N1 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N3 से N2 पे आ रहा है अगर, और वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगी, ओके, अगर वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही हैं, ठीक है, देन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। तो बताओ इंफ्रारेड रेडिएशन किस ट्रांजिशन में एग्जिस्ट करेगा। बच्चों एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा तुम्हें घुमाने की कोशिश की गई है। देखो एक्चुअल कंसेप्ट पे आ जाओ, पहले तो आप एक्चुअल कंसेप्ट पे आ जाते हैं भाई लोग। देखो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, एंड ये N5 एंड सो ऑन, राइट। याद करो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जब फर्स्ट ऑर्बिट में यानी ग्राउंड स्टेट में आता था, कहीं से भी अपनी हायर स्टेट से, कहीं से भी, राइट, तो वो लाइमन सीरीज बनाता था बच्चों, लाइमन सीरीज, ठीक है। और लाइमन सीरीज हमेशा यूवी रीजन में बनती थी। उसके बाद अगर वो जंप करके सेकंड पे आता था, सेकंड पे जैसे थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, अपनी हायर स्टेट से, तो वो बारमर सीरीज बनाएगा, और बारमर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में बनती थी। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेट पे आता है तो 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, सो ऑन। तो यहाँ के बाद जितनी भी सीरीज बनेगी, 4 पे आने पे, 5 पे आने पे, जैसे यहाँ पे पार्शियन बन रही है, तो मतलब 3 के बाद ही आपका इंफ्रारेड रीजन होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। आपकी लाइमन सीरीज यू में बनती है, बारमर सीरीज विजुअल रीजन में बनते हैं, उसके बाद जितनी भी सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में बनेगी। ये आपको यहाँ याद होना चाहिए। लेकिन उसने स्मार्टली खेला, देखो अगर वो बोलता है N2 से 1 पे आ रहा है, तो भाई कौन सा रीजन है, ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट होगा, क्योंकि 1 पे आने में तो अल्ट्रावायलेट ही होएगा। लेकिन उसने बोला अगर 3 से 2 पे आएगा तो भाई अल्ट्रावायलेट है, तो भाई अल्ट्रावायलेट रीजन तभी बनेगा ना जब 1 पे आएगा। तो हमेशा अगर वो इंफ्रारेड रीजन की बात कर रहा है, हमें वो 2 ऑर्बिटल नंबर चूज करने हैं जो इससे हायर होंगे। N3 से देखो, अगर 1 पे आना 2 आए, 3 आए या 4 से आए, और आप ध्यान से देखो 3 से ऊपर से आएगा तभी इंफ्रारेड होगा, समझ गए। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली आपने ध्यान देना है कि अगर 3 से 1 आ रहा है तो हाइड्रोजन एटम लाइक एटम में रिजल्ट अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रहा है। लेकिन इंफ्रारेड में कब ऑब्टेन्ड होगा, तो पहला ऑप्शन है 2 to 1, बिल्कुल करेक्ट नहीं है।
क्योंकि 3 से 2 से नीचे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट की जो पहली सीरीज बनेगी ग्राउंड पे आने पे वो तो अल्ट्रावायलेट ही होगी, वो तो सॉरी लाइमन सीरीज होगी और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बनेगी, तो उससे ऊपर की स्टेट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया खत्म कहानी। 3 तो 2 आएगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने बोला यूवी रीजन है तो इससे ऊपर ही होना चाहिए, यानी 4 5 6 7 समथिंग लाइक दैट, राइट। फिर उसने बोला 4 to 2 पे आएगा। देखो भाई, अगर 4 to 2 पे आ रहा है, जैसे ये 4 है और 4 से 2 पे आ रहा है, भाई 4 से 2 पे कैसे आ सकता है? यूवी रीजन बन जाएगा वो तो, ठीक है, यूवी रीजन ही बनेगा ना। तो क्यों? क्योंकि देखो भाई, जब 1 पे आ रहा है तो 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से, कहीं से भी आए, वो लाइमन सीरीज बना रहा है। तो इसका मतलब इससे ऊपर वाले रीजन पे अगर वो 4 से 3 आता है तब वहां पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी 4 से 3 ऑप्शन इसमें है। समझ गए आप? तब यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन बन सकता है बच्चों। इस ऐसे दूसरा तरीका भी वैसे इसको सॉल्व करने का, बट इस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई आप इसको करेक्ट मान सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करना भी है और मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। देखो भाई, इसमें बोला है इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट एन टू द ग्राउंड स्टेट। भाई किसी एक्साइटेड स्टेट एन से आ रहा है और ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, यहां से जंप करके यहां पे आ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो ध्यान से देखते रहना भाई लोग। उसने बोला वेवलेंथ सो emitted illuminates a photosensitive material having work function। ओके, उसका वर्क फंक्शन आपको दे दिया। अगर आप देखो इसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुका है आपका, और जो कि आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपने रिवाइज किया होगा। लेकिन ऐसा होता है समटाइम कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो इसका 2.75 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में जो मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब उसने बोला द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको याद हो बच्चों कैसे हम सॉल्व करते थे, इसकी हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होती थी वो कैसे निकालते थे आप? QVS से। और Q किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। तो E इंटू 10 तो आ जाएगा 10E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसमें समझे, आप इतना समझाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, उसी के इक्वल बनेगा कि नहीं? यस। तो बच्चों अगर वो किसी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे जो उस पर एनर्जी होगी उसके पास, देखो भाई E इक्वल टू क्या होती थी, याद करो, वर्क फंक्शन प्लस के पॉजिटिव मैक्स, ये होती थी। अगर ये टोटल एनर्जी इसकी आप निकाल ले तो ये आएगी 2.75 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों आपको बस यहाँ ये देखना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ एन, बताओ उस ऑर्बिट की, जिस nth ऑर्बिट से वो आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कहां से आ रहा है वो। आग ग्राउंड पे रहा है ये तो कंफर्म है, लेकिन यहां से आ रहा है। अगर यहाँ पे उसकी कुछ एनर्जी है बच्चों, लेट्स सी E2, और यहाँ पे कुछ एनर्जी है E1, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 दैट मस्ट बी इक्वल टू E, जो ये निकल के आई है। यानी ये डिफरेंस है दो स्टेट के एनर्जी के बीच का डिफरेंस है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसकी n की वैल्यू चाहते हैं तो एक तो यह है कि आप फॉर्मूला यूज करो, फिर वहां से n निकालो, फिर वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन स्मार्टली देखो आप। अगर वो n पे आ ही रहा है, n1 पे, तो हमें पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। फिर इससे ऊपर वाली का क्या होता था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इससे ऊपर वाली का होता था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ऊपर वाली का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किन दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस ये होगा, वहीं से पता चल जाएगा n का नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है, ये तो ऑलरेडी पता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 13.6, 3.4 तो 2 0, ये तो नहीं है, 10.2 आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, फर्स्ट के साथ ही देखना किसी भी ऑर्बिट का, अगर इन दोनों के बीच का देखोगे तो 13.6 1, दिस इज 1.51। तो बच्चों यार देख सकते हो आप, यहाँ पे 10 9 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 12.09 है, ये 12.75 है। अगर आप फोर्थ और इसके बीच का देखोगे तो 13.6 है और 0 यहाँ पे आ जाएगा 0.0 मान लो, उसको 85 मान लो, तो ये 5 होगा। और बच्चों यहाँ पे बचेगा आपका 5 यानी 15 यानी 7, ये 2 1, यस। यानी अगर फोर्थ ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये बिल्कुल सेम मैच कर गया। इसका मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट से होगा, n निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप बता सकते हो द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट मस्ट बी 4, फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है। ये कमाल है। अगर सारी की सारी एनर्जी आपको याद है, फर्स्ट ऑर्बिट जो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, हायर लेवल, 5 तक याद रखो, मजा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
होप सो यू अंडरस्टूड। और इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला भी इसमें यूज हो गया, इसलिए मेरे को पुराने जमाने का क्वेश्चन है, कब आया था भाई ये भी देख लिया जाए। 2011 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। आप ध्यान से समझो यार, ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन आसान टफ लगता है बच्चों को। उन्होंने पढ़ा होगा इस टाइप का अगर कई क्वेश्चन, उनको आसान लगेगा, नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कैलकुलेशन वाइज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है उसकी कहानी, मेरी जुबानी, क्या कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला, कैसे करेंगे। उसने बोला भाई द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगेन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम की ही एनर्जी हमें याद रखनी होती है, और ग्राउंड स्टेट में इसकी जो एनर्जी है पहली स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो मैंने अभी लिखा था, वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं ना, अभी जो बनाया भी था है ना, पहले लेक्चर में भी, इसमें भी बना रहा हूं, वो सब हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं। अदर हाइड्रोजन लाइक एटम हो गए तो उनका फॉर्मूला एज इट इज लिखना पड़ेगा। जो एक्चुअल टोटल एनर्जी होती है उनकी nth ऑर्बिट में -13.6 ओवर n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होती है। भाई हो सकता है हाइड्रोजन एटम ना उसके लाइक एटम, तो जेड की वैल्यू n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना भाई, उसी के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ओके गाइस, अब उसने बोला एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हीलियम आयन की बात कर रहा है भाई लोग, हीलियम आयन की बात कर रहा है, तो हीलियम का जेड कितना होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड n2 ही होगी ना, तो n की वैल्यू भी 2 ले लेंगे, तो यहां से निकाल लेंगे। हीलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, -13.6, n ले लेंगे 2 का स्क्वायर, और जेड भी एच का कितना 2, और भाई लोग ये भी बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो सेम रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वही एनर्जी होती है जो हाइड्रोजन की उसकी ग्राउंड स्टेट में होती है। कमाल हो गया सर, यस, है ना, समझना। देखो ऐसे समझो, कुल देखो भाई, ये स्टेट है, फिर ये स्टेट है, तो ये है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट, और ये है हीलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें जो एनर्जी है हीलियम के पास, वो इसकी एनर्जी के क्या है, इक्वल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कमाल है कि नहीं। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा खासा, अच्छा इस टाइप की कैटेगरी का थोड़ा सेंस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया, लेकिन फिर से अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा ना, मैंने आपको बताया था, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ूंगा वो कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर लोगे, और रिलेट कर रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी कर लिए। बहुत कम छोड़ूंगा, लेकिन मैक्सिमम सॉल्व करूंगा। ठीक है, उसने बोला द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगेन गाइस, ओके, टोटल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम में उसकी ग्राउंड स्टेट में कितनी देर रखिए, -13, वही सेम वही होती है वैसे तो, ये देख लो, ये है भाई हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। समझ जाएंगे आप। यस सर। अब बच्चों बोल रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, कहां पे, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओ, और बच्चों याद करो, जब भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, काइनेटिक पूछ ले या पोटेंशियल पूछ ले, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टोटल एनर्जी निकाल लेने का उस पर्टिकुलर स्टेट में। और याद करो, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, ये रही ग्राउंड n1 पे -13.6, और फर्स्ट होगी n2 पे, 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड होती है ना, -3.4, निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखो, मैंने बोला याद रखो, खत्म। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मैं आपको याद दिला दूं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, यानी माइनस हटा के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता तो इसकी डबल होती, और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि नेगेटिव होती है तो विद नेगेटिव साइन ही लेते, तो तब ये होता है आंसर 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए आप। Cool, super cool. This is how you can handle the type of conceptual question. Okay. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुरंधर खिलाड़ियों, क्या है उसकी कहानी और कैसे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ रहा होगा। आई होप सो यार, आप एंजॉय कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे मस्त 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 तरीके से। देखो उसने बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसका आयोनाइजेशन, ठीक है, पोटेंशियल की बात कर रहा है, यानी जो उसकी एनर्जी नेगेटिव में होती है उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले लो आप। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनाइज होने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जा पाएगा। ठीक है, दैट इज वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, ओके, इन पॉजिटिव। सो ये दे दिया ग्राउंड स्टेट ऑफ, नो ionization potential of hydrogen atom is this: hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy this। ठीक है, अगर वो आपका समझो ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, उसको बाहर से कुछ एनर्जी दे दो आप,
ठीक है, एनर्जी दे दो और जब वो यहाँ से जाएगा तो एनर्जी लेते ही वो एक्साइट होकर किसी हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो इसने क्लियरली बोला गया कि इट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो एनर्जी दे रखी है जो बाहर से दी है उसकी वैल्यू दे रखी है, फोटोन की जो एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय द हाइड्रोजन विल बी, है ना, यही बोला है ना भाई, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय द हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है बच्चों इमिटेड बाय द हाइड्रोजन, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का वैसे फॉर्मूला आप सबको पता होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का नंबर क्या है, और ये टोटल लाइन्स यहां से आ जाएंगी, है ना, ये टोटल लाइन्स आएंगी, कौन सी, स्पेक्ट्रल, याद आ गया होगा आपको। लेकिन इसमें चूंकि उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट पे है, बाहर से एनर्जी इतनी ले लेता है, एक्साइट होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो हम भाई उसी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसी से पता चलेगा कि वो किस स्टेट में हो सकता है। कैसे, देखो ग्राउंड स्टेट पे याद करो उसके पास क्या एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट पे, उस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यस सर बिल्कुल। उसको बाहर से कितनी मिली, बाहर से, तो उसके पास जो अभी एनर्जी है ना, वहां से आयनाइज करने के लिए उसके पास जो एनर्जी है, रिमेनिंग जो एनर्जी है -13.6 तो पहले से ही है, बाहर से कितनी दी आपने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो वही वाली बात होगी, आप घर पे बैठे थे, आपको पैसों की कमी पड़ रही थी, आपको किसी ने पैसे दे दिए और घर से बाहर निकले, तो कुछ ऐसे पहले थे आपके पास, किसी और ने भी दिए, तो ऐड करेंगे ना भाई, पहले तो नेगेटिव में थे पॉजिटिव में दे दे, तो देखो भाई कितना आएगा 12.1, ये आएगा 5, ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 0 और 3, ये माइनस में आएगा, तो उसके बाद जो एनर्जी बचेगी ना बच्चों बेसिकली वो बचेगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बिल्कुल नियर बाई है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो ये किस ऑर्बिट में है, ये एनर्जी होती थी थर्ड ऑर्बिट की, यानी यहां से ग्राउंड स्टेट से जंप करके अपनी थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। याद करो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी उसकी ऑर्बिट का नंबर बच्चों 3 है, ऑर्बिट का नंबर है ये 3। हमें पहले ऑर्बिट का नंबर चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑर्बिट का नंबर पहले चाहिए। अब हमें टोटल लाइन कितनी वो एमिट करेगा, लिख लो भाई, n इंटू एन माइनस 1/2, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 और 3 इंटू 2/2 यानी 3, टोटल 3 लाइन ही बनेंगी अकॉर्डिंग टू दिस, है ना अमेजिंग। ग्राउंड स्टेट में था, बाहर से एनर्जी मिली फोटोन की, ऐड की, वहां से पता लगा लिया कि ये किस स्टेट की होती है। अगर आपको ये याद ना होता, तो ये डेटा याद ना होता, क्वेश्चन टफ बन गया था आपके लिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एनर्जी जो आपने निकाली है, ये n निकालने के लिए चूंकि डिफरेंस आपको मिल गया, पहले आपको n निकालना पड़ता, हो सकता है 13.6 ओवर n स्क्वायर से, यहाँ पे ये जो e आएगा इसको पुट करोगे, यहाँ से n निकालोगे, तब जाके कहीं आपका आंसर बनेगा। यू अंडरस्टूड दैट, राइट। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, तो ऐसे समझो, इसलिए वो 4-5 जो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में हर लेवल की एनर्जी बताई ना, याद रख लो यार, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी कैलकुलेशन सब कुछ खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यही चीज है जो बच्चे, स्मार्ट बच्चे जो होते हैं, वो इसी पे फोकस करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं और बेस्ट तरीके से अपने क्वेश्चन करके आते हैं। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, या किस पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन वाइज स्ट्रांग होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में फंसाएगा, या डिफिकल्ट सा सिचुएशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह दे देगा, उससे बचना है, और ये तरीके होते हैं उससे बचने के। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो देख लेते हैं क्या उसकी कहानी। बाकी 1-2 क्वेश्चन मैंने हटा दिए, बहुत बेसिक से, आप सब बच्चे कर लेंगे, इस कैटेगरी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा के दे दिए, ठीक है। उसने बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे कुछ अलग अलग एटम दे रखे हैं, उनके न्यूक्लियस आप मान के चले, उनकी रेडियस अपने निकालनी है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम, आपको बतानी है। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्बिट आपको n = 1 लेना है, तो बताओ किसके लिए जो रेडियस होगी वो मिनिमम होगी। तो भाई रेडियस का पहले फॉर्मूला देख लो, वो कैसे डिपेंड करती थी, n स्क्वायर पे और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और उसने पहले बोल दिया हर एटम की हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, तो n तो सबके लिए कॉमन हो गया, तो इस पे तो कोई टेंशन ही नहीं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो z के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जिसका z मैक्सिमम होगा उसकी रेडियस मिनिमम होगी, बस इनवर्सली है ना भाई, जिसका z ज्यादा उसकी रेडियस कम, खत्म। तो आपने ऑप्शन में से देखना है किस वाले एटम का z ज्यादा है। देखो भाई पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पता है आपको। दूसरा है डबली आयनाइज्ड लिथियम, लिथियम से ज्यादा भी होगा किसी का। लिथियम का क्या होता है भाई, आपको पता है, डबल आयनाइज्ड है, 3 होता है ना भाई, तो उसका जेड तो हो गया 3 और 1H बन गया आपके पास ये, ठीक है। हाइड्रोजन को तो आपको पहले से ही पता है भाई क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 है, और नेक्स्ट क्या है भाई, और क्या है भाई, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम, हीलियम का भाई 2 होता है, आप सबको पता है, हीलियम का 2 होता है, सिंगल आयनाइज्ड है, तो इसका जेड आ गया 2। अभी तक तो लिथियम 3 मैक्सिमम है जेड पे, ठीक है। फिर देखते हैं
ड्यूटेरियम एटम खत्म, तो यहाँ पे लिथियम हो गया, ठीक है। सो लिथियम 3 है, मतलब उसकी जो जेड होगी मिनिमम होगी, किसके लिए बच्चों, लिथियम के लिए। अंडरस्टूड। बस ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको फ्री के देके जाएंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और धीरे धीरे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ यहाँ पे देखो रिपीट हो रहे हैं। अब वही रिपीट हो रहा है, आप समझ रहे हो, पहले 10-12 क्वेश्चन कर लो, सारे वही रिपीट होते जाएंगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस फॉर्मूले पे बार बार आ रहे हैं। ये अमेजिंग है, ये अमेजिंग है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो मैं छोड़ूंगा उसको घर पे करना पड़ेगा, ठीक है बॉस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और अगेन सेम फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो मैंने ऑलरेडी आपके डिस्कस कर लिया है काफी बार। उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट n2 टू द ऑर्बिट n4। ओ अब की बार क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, n1 है, n2 है, n3 है, n4 है। वो बोल रहा है भाई यहां से इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहां से हायर स्टेट पे जा रहा है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्प्शन का केस है भाई, एब्जॉर्ब कर रहा होगा एनर्जी, तो वो लोअर स्टेट टू हायर स्टेट जा रहा है। ओ हो, समझ गए। तो अगर ये वाला केस है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने का। फिर वो बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज, वेवलेंथ बतानी है उस इमिटेड रेडिएशन की, अगेन लैम्डा। और जब भी ये वाला केस होता है, ट्रांजिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, तो भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/λr। और किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन है या कुछ और है भाई, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाइड्रोजन है कुछ और है भाई, उसने नहीं बोला, ठीक है नहीं बोला, तो आर रेडबर्ग कांस्टेंट कुछ नहीं बोला भाई हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन एटम ही मान के चल लेते हैं, है कि नहीं, है ना। तो जेड हम 1 मान के चल लेते हैं, हालांकि जेड स्क्वायर होता है ना भाई, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, कूल है। तो हमने लैम्डा चाहिए, तो आर तो रेडबर्ग के टर्म्स में ही रहेगा, और जेड की वैल्यू 1 ले लो अगर आपने लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो ले लेते हैं, तो हम उसको वही मान के चलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ख्याल रखना है n1 क्या ले और n2 क्या ले, बस ये ख्याल रखना है। देखो बच्चों n1 वही लेना है जो लोअर स्टेट का नंबर होता है, और वो 2 से 4 जा रहा है, तो लोअर स्टेट तो 2 है, ये तो हाई है, तो ये 2 लेना है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, है ना। n1 मतलब पहला जो नंबर होता है वो लोअर स्टेट के लिए, ये हायर स्टेट के लिए, कूल। तो 1/λ इक्वल टू r आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। अब तो आप सॉल्व कर डालेंगे, आप खतरनाक है, 16 माइनस 4 दैट इज 12/4 इंटू 16, ये हो जाएगा 3 यानी 3/16। ये 1/λ है, तो 1/λ आ गया 3r/16, तो लैम्डा आएगा 16 ऊपर जाएगा, 3r नीचे। दिस इज द वेवलेंथ गाइस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, सर अगर उसने मतलब ये पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, तो भाई आर की वैल्यू याद रखो ना भाई, आर की वैल्यू लगभग 1.097 इंटू 10⁻⁷ के आसपास होती है ना भाई, यही होती है, बस पुट कर देना, सॉल्व कर लेना यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ यस। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन, ये कहानी मेरी जुबानी। ओके यस, करेक्ट करेक्ट। देखो कितनी बार हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया है, ठीक है। पहले ट्रांजिशन हायर टू लोअर कर रहे थे, अभी हमने लोअर टू हायर हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये होगा, ऐसे करना है। ओके ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी हो, ऑब्वियसली मेरे जुबानी, और आपकी कहानी है अभी, ठीक है। आपने बड़े से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है बॉस। उसने बोला एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज E, ठीक है ओके। द एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ द सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम बताओ, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम। देखो भाई पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है, तो जेड तो 1 हो गया, तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, nth ऑर्बिट में -13.6, वैसे तो फॉर्मूला Z²/n² होता है, तो जेड उसका हो जाएगा 1, nth ऑर्बिट है तो E यही रखेंगे, तो ये 1 मान लेता हूं मैं, -13.6/n²। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन गाइस, कुल सुपर कूल। फिर पता क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ एनर्जी इन दैट, उसी में nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम की बताओ, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम की बताओ। अगर ये इसकी कितनी दे रखी है, वैसे दे रखी है उसने En दे रखी है, तो हम En लिख लेते हैं ना भाई। तो बताओ हीलियम के लिए बताओ, सिंगल आयनाइज्ड, तो हीलियम क्या होता है, 2He4 सिंगल आयनाइज्ड है, तो उसका जेड कितना हो गया, 2 हो गया सर, ये 2 है ना भाई, बस इतना ही करना है, सेम है। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे भाई, कहाँ है ये रहा, तो हम लिखेंगे E सेम एनर्जी, नहीं उसकी एनर्जी बताओ भाई, तो हम मान लेते हैं E डैश होगी, तो -13.6, और जेड की वैल्यू है 2 का स्क्वायर करो बच्चों, और नीचे n एज इट इज रहेगा, -13.6/n², और इंटू ये 4 हो जाएगा। तो ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जो वो हाइड्रोजन एटम था, देखो ये रहा, तो बस इसकी वैल्यू है, यानी इसकी एनर्जी यहाँ पुट करो, तो 4 टाइम्स हो गई, तो En 4 टाइम्स होगी, तो महा बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट, यू कैन सॉल्व और यू कैन एंजॉय इट। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यह है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, तो बताओ क्या मिलेगा आपको, अगर वो 4th से 2nd पे आ रहा है, 4th से 2nd पे तो बारमर सीरीज होनी चाहिए। हाँ देखो भाई n1 है, n2 है, n3 है,
N4 है ऑफ 2 पे अगर आएगा, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5, तो बार्मर सीरीज ही बनेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन कौन सी वेवलेंथ में बनेगी? देखो अगर 4 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये बार्मर सीरीज के जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी अगर ऐसे बोल रहा है, या फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे होगी। तो क्या बोल रहा है वो? उसने बोला है भाई यहाँ पे जो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट, वन गेट्स द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज नहीं, लाइमन तो बनी नहीं रही ना, ये तो बार्मर बन रही है। बार्मर ढूंढो उसमें कहा है, दूसरा पार्सन हटा दो, तीसरा है सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। यस करेक्ट है। देखो भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को इसकी फर्स्ट लाइन कहते हैं, और इसको सेकंड को इसकी सेकंड लाइन कहते हैं। यस यही करेक्ट है, बस यही दिखाना है, आपने कुछ करना नहीं है, वेवलेंथ नहीं निकालनी, बस ये बना रहा है, मतलब कौन सा सही है। तो बार्मर की सेकंड लाइन से वो आ रहा है। कूल है, कूल है। चलो भाई, मतलब सेकंड ऑर्बिट बार्मर की फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, तो सेकंड लाइन तो बनाएगा, क्योंकि जब जस्ट ऊपर वाली से आएगा उससे तो फर्स्ट लाइन, फिर उससे जस्ट ऊपर वाली से तो सेकंड लाइन बनाएगा। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, आगे बढ़ते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन हमारे सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट पहले लेक्चर में भी रिवाइज हो गए, यहाँ पे भी हो गए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। सोने पे सुहागा आपके लिए। ओके भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, अगर देखा जाए किसमें सर किसमें लेंदी है, थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो आपकी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी, लेकिन बहुत औसम प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए प्रोटॉन है एक आपका, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस उसने रेडियस मानेंगे, ऑब्वियसली वो ए नॉट दिया है, और अगर ये घूम रहा होगा किसी वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज आप सबको पता है, और चूंकि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, रेडियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस मानेंगे तो ए नॉट हो जाएगी। बच्चों ये होता है k q1 q2 अपॉन r², तो आप लिखेंगे k चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e, मैग्नीट्यूड लेना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी e के इक्वल ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, r नॉट a नॉट का स्क्वायर। ओहो ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचेगा mv², और k की वैल्यू पुट कर सकते हो 4πε0, और ये बनेगा e², बच्चे नीचे a नॉट बचेगा। ठीक है, यहाँ से v² निकाल लो, तो v² आ जाएगा आपके पास, m डाउन जाएगा, तो e² बाई 4πε0 a नॉट इंटू m। बस इसका स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, तो दैट इज v, और v आएगा e बाई अंडर रूट ऑफ 4πε0 a नॉट m। हल्का प्यारा क्यूट सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पे, एंड दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। काफी टाइम ये सिचुएशन आपने हैंडल करी होंगे, आई होप सो। ठीक है बच्चों, चलो 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 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए कॉन्सेप्चुअली, और सारे क्वेश्चन हमारे मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या है सर, बढ़िया बढ़िया कर लेंगे मस्त तरीके से। देखो उसने बोला व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। अगर हाइड्रोजन एटम, आपका जो हाइड्रोजन एटम है, आप समझो वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे और किसी एक्साइटेड स्टेट पे लेके जा रहे हैं, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो जब भी हम उसको एक्साइट कराते हैं ना, तो बाहर से एनर्जी मिलती है भाई, है ना, एनर्जी देनी पड़ती है उसको, अपने आप तो जाएगा नहीं, लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे अपने आप तो जाएगा नहीं, ऊपर से नीचे तो आ सकता है, रूल है भाई नेचुरल। ठीक है, अब वो पता है क्या बोल रहा है बच्चों, बताओ ऐसा होगा जब वो ग्राउंड से हायर स्टेट पे जाएगा, उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ये बताना है भाई। तो आपको ऑब्वियसली पता है यार, यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 3.4 सेकंड में जाएगा तो, और -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब आप देखो माइनस में ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, माइनस में कम हो रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, माइनस में कम हो रही है मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाने पे उसकी एनर्जी बच्चों इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों ये एनर्जी सारी आपको याद है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन बढ़ेगी कौन घटेगी। भाई बहुत आराम से आपके पास एक रिलेशन मैंने बता रखा है, अगर वो नीचे से यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। भाई देखो ग्राउंड से अगर इसमें सेकंड में जाएगा तो -3.4 है, यहाँ -1.51 है, सो ऑन। तो नीचे से ऊपर जाने पे उसकी जो टोटल एनर्जी है ना भाई, वो नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है। मतलब जब वो लोअर स्टेट है ना, लोअर स्टेट टू हायर जा रहा है, हायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी हाई है वहां पे ऑब्वियसली, तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, -2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी ना भाई, इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव में कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होना। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इंक्रीज करे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली।
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, है ना, एक दूसरे कंजर्वेशन तो पता ही होगा, बस आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो पक्का काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है, वो लॉजिकली भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर हम समझ गए, कर लेंगे। बाकी देखो एक ऑप्शन ढूंढो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, दैट्स इट। और वैसे भी अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला काइनेटिक जो एनर्जी होती है वैसे पॉजिटिव होती है, और जैसे जैसे वो अपनी ग्राउंड स्टेट, ऐसे समझो ये न्यूक्लियस की पहली N1 स्टेट है, फिर दूर जाएगा, फिर 3 जाएगा, मतलब दूर जाएगा, इसकी रेडियस अगर यहां होता तो ये कम है, अगर यहां होता ये देखो थोड़ी सी ज्यादा होगी रेडियस R2, अगर यहां होता तो ये R3 होगी। और बच्चों अगर मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका रिलेशन अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी उसकी ऑर्बिट की, जिस भी ऑर्बिट में होगा उसकी रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। यानी अगर वो फर्स्ट स्टेट से यानी इससे यहां जाएगा तो यहां तक की उसकी रेडियस R1 है, तो जब सेकंड में पहुंचेगा तो उसकी रेडियस बढ़ चुकी होगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है बॉस, यस सर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से भी डिक्रीज करेगी, और यहां से भी देख सकते हो आप कंजर्वेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो बच्चों समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए मस्त तरीके से चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी कुछ इस प्रकार है कि पहले उसको पढ़ लिया जाए, फिर देख लिया जाए क्या दिया है, क्या चेक करेंगे, क्या पूछा गया है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उसने बोला द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में रेडियस दे रखी है, तो भाई N1 पे यानी R1 मान लेते हैं 5.3, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे ना, सारी चीजें जुबा पे है आपके, इंटू 10⁻11 मीटर। ओ ग्राउंड स्टेट में है भाई ये रेडियस, यस। आफ्टर कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स इट इज फाउंड टू बी हैव अ रेडियस ऑफ 21.2 10⁻11 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हो, आफ्टर कोलिजन के बाद उसके एनर्जी जो देखने को मिल रही है, तो उसकी जो रेडियस है भाई जिस भी ऑर्बिट में गया होगा वो 21.2 10⁻11 मीटर है, यानी 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। आप देख लो मतलब बढ़ गई होगी ना भाई, रेडियस R1 R2 है, यानी वो उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी तरीके के जब तो किया है। फिर क्या हो गया होगा सर, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है, हमारे को पता है ये ग्राउंड स्टेट पे है जब N1 है, लेकिन ये कहाँ गया जब उसकी रेडियस इतनी हो गई, उसका n का नंबर नहीं पता, क्योंकि रेडियस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² की। खत्म कहानी, जेड की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे R1 ओवर R2 N1 ओवर N2 का होल स्क्वायर। N1 कितना है बच्चों 1, N2 हमें निकालना है। R1 की वैल्यू कितनी है 5.3 10⁻11, और इसकी वैल्यू कितनी है 21.2 इंटू 10⁻11, और ये बनेगा 1/n²। ये पूरा कैंसिल बच्चों, आप देख सकते हैं ये पॉइंट एक एक कैंसिल, तो यहाँ आ रहा है 1/n² इज इक्वल टू 53/21 भाई अगर आप ध्यान से देखो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी 1/4। तो देखो भाई n² इज इक्वल टू 1/4, इसको आप 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी n2। यार वो अपनी फर्स्ट ग्राउंड मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया होगा, नहीं फर्स्ट में भाई, क्योंकि n की वैल्यू 2 आई है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो 1 होता है, और 2 में वो पहुंच चुका होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया होगा। कूल है इसकी रेडियस के लिए, तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए यहाँ पे। तो फाइंड आउट द ऑप्शन एंड उड़ा डालो भाई लोग, उड़ा डालो, फोड़ देंगे आप, मेरे को पता है आप उड़ा डालेंगे इसको बॉस। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके हमें ऑलरेडी आते हैं क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन चलो कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये है इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस A0 द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है। अरे यार ग्राउंड स्टेट ये है, N2 पे सेकंड हो जाएगी ना भाई, तो खत्म। रेडियस क्या होती है भाई, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, अगेन n² पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल R1 ओवर R2 N1 ओवर N2 का होल स्क्वायर। और भाई आपको पता है N1 पे रेडियस उसकी दे रखी है, तो N लिख देंगे, N2 पे निकालनी है, नहीं N2 पे भी सेकंड पे पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और R1 कितनी दे रखी है बच्चों R0, R2 पूछ रहा है, तो R0 बाई R2 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम हो जाएगी ना भाई, 4 टाइम। ठीक है, यानी उसकी जो सेकंड स्टेट में जो उसकी रेडियस होगी वो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था उसकी रेडियस की 4 टाइम्स होगी। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। ओके चेक करो, ढूंढो। ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी आते हैं सम टाइम, अगर फॉर्मूला गलत है और आपको अप्लाई करना नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो भाई ये 4 नंबर फ्री के आपके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन आपने अब जाने नहीं देना, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, उसको अप्लाई करना सीख लिया, और इतने सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। आप कैसे गलत कर सकते हो,
समझ गए? yes. चलो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसने बोला था आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। आयनाइजेशन एनर्जी अगेन जो भी हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन होगी वो पॉजिटिव होती है ऑब्वियसली। तो ई आयनाइजेशन वो दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड फॉलोइंग बोहर्स थ्योरी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। याद करो बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएंगे अगर आपको डेटा याद हो, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन वाइज अगर आपको डेटा नहीं याद है। उसने बोला बिटवीन, उसने बोला अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों अगर वो यहाँ है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ में एनर्जी कितनी होती थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ थर्ड में कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाओ कूल। और इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो ना भाई, तो डिफरेंस निकाल लो यार। तो -0.85 माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको निकालो। यही तो पूछ रहा है, इसी तरीके की तो बातें कर रहा है वो। और क्या बातें कर रहा है भाई, उसने बोला एनर्जी निकालनी है तो सर निकाल लेंगे एनर्जी, हमारा क्या जा रहा है भाई, तो सॉल्व ही तो करना है हमने इसको, है ना। तो भाई कितनी आएगी देखो, 1.51, 0.85, 11 और ये आएगा 6, 4, ये भी 6, बस ये 0.66 आना चाहिए भाई आंसर। देख लो भाई, देख लो, हाँ यस। तो दिस इज योर एनर्जी, इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा इनका वो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब बच्चों हमें चूंकि डेटा डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद थी, फोर्थ और थर्ड की बात कर रहा है, तो फोर्थ में भी एनर्जी पता है, थर्ड में पता है। अगर फोर्थ से यहाँ पे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा तो उनके चेंज के इक्वल होगा ना। तो यहाँ हायर स्टेट है और ये लोअर स्टेट है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड? उनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा कि इस ट्रांजिशन पे उसकी जो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग है वो निकालनी है। सिंपल। डेटा याद होने से कितना फायदा है ना भाई। यस यस यस, मुस्कुरा दो बॉस। बच्चों आज की कहानी का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो भी 2 4 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ऑल दे आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ जितने भी क्वेश्चन है आप सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है और 1988 पे जाके हम एंड कर रहे हैं। 1988, 1988। ओह माय गॉड, देखते हैं क्या था। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। अगेन सेम एनर्जी दे रखी है। क्या करूं, ये मैंने क्यों चूज किया, ये तो आपको खुद करना चाहिए था। दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी भाई लोग। कूल। क्या पूछ रहा है सर, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम वुड बी। हीलियम की बताओ कितनी होगी। ओ यार भाई समझो ना, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 होता है ना भाई, n²z²। तो हाइड्रोजन की अगर ये है तो Z1 पे मिलेगी इतनी, है ना, प्लस में। तो भाई हीलियम की क्या होगी, लेट्स सी, हीलियम की He के नाम से मैंने लिख दिया -13.6 और Z उसका 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। और कहाँ पे बात कर रहा है भाई, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम वुड बी। ओके ओके ओके, तो अपनी ग्राउंड स्टेट पे मान के चलते हैं, तो n की वैल्यू तो 1 ही ले लेते हैं। तो भाई देखो हीलियम की जो हो जाएगी वो, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, 13.6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6, तो ये आएगा 4, है ना, ये भी 4, ये 5, यही आ रहा है बच्चों। तो दिस इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी इसका पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होगी। सिंपल, आपने याद रखना है, चूंकि हीलियम की है और फॉर्मूला ये होता है, सेम ऑर्बिट की बात कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी गिवन है अगर आप समझ सकते हो तो बस आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट मस्ट बी इन पॉजिटिव। राइट, पॉजिटिव होनी चाहिए ना कि नेगेटिव। समझ गए, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है। ओके बच्चों, ये थी सारे क्वेश्चंस की कहानी बच्चों, और ये सेकंड लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट PYQs इन द हिस्ट्री जो भी आपके आए हैं आपके नीट एंट्रेंस में हमने कवर कर लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारा सब कुछ आपका कवर है। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में अगर इतनी प्रैक्टिस आप करके जाओगे। धुरंधर खिलाड़ियों, मजे से प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स बनाना, उसको एक बार फिर से रिपीट करना और खुश रहना यार, अच्छा खाना और मस्त तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना रिवीजन करते रहना। इसी तरीके से मैं हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर, जो टॉप मोस्ट चैप्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपके लिए बनाता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में हमने ऑसम स्कोर करना है बच्चों। ऑल द बेस्ट।